हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैशअप। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का मेरा टॉपिक है लिटरेरी टर्म्स एंड फॉर्म्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि मैं कल भी वीडियोस में आपके साथ कुछ क्वेश्चंस को मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। आज मैं थोड़े से और क्वेश्चंस लिटरेरी टर्म्स एंड फॉर्म्स के ऊपर आपके सामने लेकर आई हूँ, जो इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है मेरा, द सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन स्पीच एंड राइटिंग इज, यानी कि जब आप स्पीच या कोई राइटिंग लिखते हैं तो उसमें जो आप वर्ड्स का सिलेक्शन या अरेंजमेंट करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाता है डी, डिक्शन। फिक्शन क्या होता है? इमेजिनरी वर्ड्स होते हैं। पैशन आपको पता ही है, लैंग्वेज। ठीक है, तो डिक्शन का मतलब क्या हो गया? जब हम किसी चॉइस एंड यूजेस ऑफ वर्ड्स और स्पेशली फॉर स्पीच और राइटिंग, तो वो आपका हो जाता है डिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्सफुल वर्बल अटैक ऑन क्रिटिसिज्म। फोर्सफुल वर्बल अटैक और क्रिटिसिज्म इज, तो वो क्या होता है? आपका क्रिटिक होगा, डाइट्राइब होगा, ह्यूमिलेशन होगा या कैथारसिस होगा। तो जब किसी चीज़ पर हम डायरेक्ट अटैक करते हैं तो उसको हम बोलते हैं, आपका यहाँ पे आंसर होता है ऑप्शन बी, डाइट्राइब। डाइट्राइब का मतलब यहाँ पे होता है आपका लॉन्ग स्पीच बेसिकली, या फिर कुछ हम डायरेक्ट बोलते हैं किसी को एंग्री वे में, स्कॉल्डिंग वे में, है ना। तो डायरेक्ट अटैक, किसी को डायरेक्ट बोल देना, तो वो आपका आंसर होता है डाइट्राइब। नेक्स्ट है, टू रिटन और स्पोकन वॉवल्स प्रोनाउंस्ड इन वन सिलेबल। जब आपके दो वॉवल्स लिखे या बोले जाते हैं एक साथ वन सिलेबल में, तो हम उसको बोलते हैं, आपका ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है ए, डिप्थोंग। डिप्थोंग का मतलब ये होता है डबल टू, तो टू वाली चीज़ है तो डिप्थोंग आएगा, लॉन्ग थोंग नहीं आएगा, कोलोक्लिज्म भी नहीं आएगा, नन ऑफ दीज तो है ही नहीं। नेक्स्ट आपका है, एन एक्सप्लेनेशन और क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन स्पेशली ऑफ द बाइबल। तो जब हम किसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन या क्रिटिकल इंटरप्रिटेट करते हैं स्पेशली इन बाइबल, तो हम उसको क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है, उसको हम बोलते हैं एक्सेजेसिस। यहाँ पे आपका एग्जाम्पल हो जाता है एक्सेजेसिस। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, ये जो एक्सप्रेशन है बाइबल की, इसका मतलब क्या होता है बेसिकली? देखिए, एक्सटेसी नहीं होगा, क्योंकि एक्सटेसी का मतलब होता है फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है, सुपरमेसी का मतलब हो गया पावर या सुप्रीम अथॉरिटी लाइक। सोवर्निटी का मतलब हो गया किंग और क्वीन। तो यहाँ पे जो क्रिटिकल इंटरप्रिटेट करने की बात आती है तो आपका बनता है यहाँ पे ऑप्शन एक्सेजेस। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, a song or hymn of mourning composed or performed as a memorial to a dead person। यानी कि जब किसी दुख में या किसी की डेथ हो जाती है, तब हम जो सॉन्ग या हिम को गाते हैं तो हम उसको बोलते हैं डिर्क। लिरिकल नहीं होगा, बैलेड आपको पता है हैप्पी सॉन्ग्स होते हैं, तो आपका ये बैलेड भी नहीं होगा, लिरिक भी नहीं होगा, तो ये होता है डिर्ग, जो कि दुख के टाइम पे गाया जाने वाला सॉन्ग, उसको हम बोलते हैं डिर्ग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अ कॉमिक वर्स ऑफ इरेगुलर मेजर। अ कॉमिक वर्स ऑफ इरेगुलर मेजर इज, तो उसे हम क्या बोलेंगे? तो ये आपका आंसर होगा इसमें ऑप्शन डी, डॉगिरियल। इसका मतलब होता है कि एक जो देखने में अच्छा ना हो, इरेगुलर हो, उसे हम बोलते हैं डॉगरल। फार्स आपको पता है तमाशाई होता है, ट्रेजेडी दुख होता है, कॉमेडी आपको पता ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डॉगेरियल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अ शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव पोम ऑफ रूरल और पेस्टोरल लाइफ। यानी कि जो शॉर्ट है और जो पोएम शॉर्ट होती है और पेस्टोरल लाइफ पे लिखी जाती है, रूरल लाइफ पे लिखी जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे देखिए, कॉमिक रिलीफ तो आपका होगा ही नहीं, इंटरलूड आपका जो बीच में बिटवीन ऑफ द ड्रामा या प्ले होता है उसे हम इंटरलूड बोलते हैं। अब आपका बचता है पेस्टोरल या इकोलॉग, क्योंकि पेस्टोरल एलर्जी भी बेसिकली होता है जो शेफर्ड की लाइफ पे लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन आपकी बन जाती है कि पेस्टोरल होगा या इकोलॉग होगा, तो यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा इकोलॉग। ठीक है,
इकोलॉग इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इकोलॉग क्या होता है, एक शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव पोएम होती है जो कि आपकी पेस्टोरल लाइफ पे लिखी जाती है। और सबसे पहले ये अपीयर हुई थी इन इडियल्स ऑफ ग्रीक, जो कि जिसके पढ़ते थियोक्रेटिस, ठीक है, वहाँ से ये आपकी सबसे पहले ओरिजिनेट हुई थी। और ये शेफर्ड कन्वर्स होती है, ठीक है। और जो इकोलॉग होती है ये आपका पेस्टोरल जो होती है उसका एक पार्ट होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा इकोलॉग, क्योंकि शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव पोयम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ओमिशन ऑफ अ साउंड बिटवीन टू वर्ड्स, यूजुअली अ वोवल एंड द एंड ऑफ वन वर्ड और द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट इज नोन एज। ओमिशन का मतलब क्या होता है, किसी को हटाना, शामिल होने से हटाना बीच में, ठीक है। ओमिशन ऑफ अ साउंड बिटवीन टू वर्ड्स, यानी कि दो वर्ड्स के बीच में किसी भी वर्ड को हटाना, चाहे वो बिगनिंग हो आपकी, या फिर वॉवल हो कोई हटाना, या फिर एंड ऑफ वन वर्ड, तो उसको हम क्या बोलेंगे। देखिए ओमिशन तो होगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में आपका वर्ड गिवन है ओमिशन। तो साइलेंट साउंड भी नहीं होगा, ठीक है, नन ऑफ दिस तो बचा ही नहीं। आपका यहाँ बनता है आपका क्वेश्चन एलिजिन। तो एलिजिन आपका यहाँ पे एग्जाम्पल होगा, इस एलिजिन का एग्जाम्पल दीजिए, जैसे हम लिखते हैं आई एम। तो आई एम में हम ए को हम ओमिटेड कर देते हैं, हटा देते हैं, क्योंकि वो वॉवल है। तो हम उसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, आई के ऊपर आपका ये साइन हो जाता है और एम। तो ये आपके एलिजिन का एग्जाम्पल है। जैसे अब हमने लिख दिया यहाँ पे लेट्स, तो यहाँ पे हम बीच का एक जो वर्ड है यू, उसको हमने हटा दिया। तो जब वॉवल की साउंड हो या एंड ऑफ वन वर्ड हो, तो ये आपका बन जाता है एलिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, तो इसका आंसर एलिजन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ओमिशन और सप्रेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ वर्ड्स और सेंटेंस, यानी कि जब हम पार्ट्स ऑफ वर्ड्स और सेंटेंस, तो इसका आंसर आपका क्या होगा। तो फर्स्ट आपका एलिजन, रिप्रेशन, एलिप्सिस या नन ऑफ दीज। तो देखिए एलिजन मैंने आपको बताया, आपको सेम क्वेश्चन ही लगेगा कि ओमिशन और सप्रेशन है, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे मैंने बोला है कि ओमिशन और सप्रेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ वर्ड्स या सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसको हटा रहे हैं, वर्ड्स को, पूरे वर्ड्स को हटा देते हैं या सेंटेंस को हटा देते हैं। जो ऊपर वाला क्वेश्चन था उसमें मैंने बताया कि साउंड, यहाँ पे बेसिकली ओमिशन ऑफ अ साउंड, साउंड्स को हटा देते हैं, तो उसको हम एलिजन बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा एलिप्सिस। इसका आंसर है एलिप्सिस, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है सेंटेंस की। जब किसी सेंटेंस को हम हटा देते हैं या किसी वर्ड को, पूरे वर्ड को हम हटा देते हैं, तो वहाँ पे आपका एलिप्सिस बन जाता है। तो यही डिफरेंस है आपका एलिजिन और एलिप्सिस में। एलिप्सिस में हम कई बार आपने देखा होगा एक्सप्रेशन जब करते थे तो थ्री डॉट्स भी लगा देते थे, तो वो आपका एलिप्सिस का एग्जाम्पल है। और जैसे एग्जाम्पल मैंने बोला, एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू गो बट आई कांट, ठीक है, मैंने बोला कि मैं जाना चाहती थी बट आई कांट। और इस मैंने यहाँ पे क्या इमिशन करा, वर्ड गो को, आई वॉन्ट टू गो बट आई कांट, बस मैंने कांट पे छोड़ दिया, मैंने कांट के आगे दोबारा गो नहीं बोला। तो ये आपका जो गो वर्ड है, ये आपका एग्जाम्पल है एलेक्सिस का, जब मैंने पूरे वर्ड को ही यहाँ से गो को हटा दिया, क्योंकि उसकी नीड नहीं है। और ये वर्ड हटाने पर भी सेंटेंस पूरा सेंस देता है, ग्रामेटिकली भी कंप्लीट होता है और अंडरस्टैंड हो जाता है, पूरा समझ में आ जाता है। तो वो आपका हो जाता है एलिप्सिस, जब हम वर्ड या सेंटेंस को ही हटा देते हैं, लेकिन वो ग्रामेटिकली करेक्ट होता है और वो सेंस भी मीनिंगफुल देता है, तो वहाँ पे आपका हो जाता है एलिप्सिस। तो ये दोनों में डिफरेंस है। जब भी ये क्वेश्चन है बहुत ध्यान से आपको करना होगा, क्योंकि यहाँ पे साउंड वर्ड आते हैं, साउंड जो एलिजन का एग्जाम्पल है, और जब वर्ड और सेंटेंस में आ जाए तो वो आपका एलिप्सिस का एग्जाम्पल होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है a correction by amending, a correction resulting from critical editing। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन है इम्प्रूवमेंट, एमेंडेशन, रिकमेंडेशन या फिर एडिटिंग। ये एडिटिंग है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, तो ये आपका बन जाता है एडिटिंग। तो आपको यहाँ बताना होगा कि जब हम करेक्शन करते हैं, ठीक है, अमेंडमेंट, सुधार, रिवाइज करते हैं किसी चीज़ को, आपने देखा होगा हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में होती चीज़ें सुधार होती है, करेक्शन होता है, तो यहाँ पे आपका बन जाता है अमेंडिंग से अमेंडेशन। तो इसका आंसर होगा आपका अमेंडेशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अंडरस्टैंडिंग एंड एंटरिंग इनटू अनदर्स फीलिंग। जब हम किसी दूसरे की
फीलिंग्स को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं। तो देखिए सिंपैथी तो हो गया, किसी से हम सहानुभूति रखते हैं। होम्योपैथी कुछ नहीं है। कैथारसिस आपका होता है, वो थोड़ा सा रिलेशन होता है रिलीज टू इमोशन। कैथारसिस क्या होता है कि हम जब इमोशन को रिलीज करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है कि जब हम किसी दूसरे की फीलिंग को समझते हैं, तो आपका यहाँ पे आंसर बन जाता है एम्पैथी। एम्पैथी क्या है? टू अंडरस्टैंड और इमेजिन टू अनदर पर्सन फीलिंग। ठीक है, कि किसी दूसरे की परेशानी को समझना, उसकी फीलिंग्स, और जिस सिचुएशन में वो है तो वो कैसा फील कर रहा होगा, जब हम इस चीज़ को समझ पाते हैं तो आपका बन जाता है एम्पैथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कोटेशन एट द बिगिनिंग ऑफ सम पीस ऑफ राइटिंग। यानी कि कोई कोटेशन जो कि स्टार्ट होती है सम पीस ऑफ राइटिंग, तो उसको हम क्या बोलते हैं। देखो प्रलोग आपका नहीं होगा। प्रलोग का मतलब होता है स्टार्टिंग या प्रस्तावना। कोर्स आपको पता ही है, कोटेशन नन ऑफ दीज तो यहाँ है ही नहीं। तो आपका बचता है एपिग्राफ। एपिग्राफ क्या होता है? आपका शॉर्ट फ्रेज विच इज़ राइटिंग ऑन बिल्डिंग। आज कोई स्टैचू या किसी बिल्डिंग पे जो हमको शिलालेख होता है, वो उसको हम बोलते हैं एपिग्राफ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम स्टोन और मॉन्यूमेंट इन मेमोरी ऑफ द पर्सन बरीड देयर। यानी कि जब भी किसी पर्सन की डेथ होती है तो उसके टॉम पे या उसके मॉन्यूमेंट पे कुछ भी चीज़ को लिखवाना, इंस्क्रिप्शन यानी इंस्क्राइब कराना, उसे हम बोलते हैं आपका इंस्क्राइब नहीं होता। ट्रांसफर एपिथेट ये आपकी फिगर ऑफ स्पीच यानी लिटरेरी डिवाइस है। तो आपका ये बस है एपिटाफ। ठीक है, एपिटाफ आपका इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अ सॉन्ग और पोयम इन ऑनर ऑफ अ मैरिज। यानी कि जो मैरिज के ऑनर में, सम्मान में कोई सॉन्ग या कोई पोयम लिखी जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो इसमें आपको बताना है, देखिए वेडिंग सॉन्ग भी आपको लगेगा कि मैरिज से रिलेटेड है तो वेडिंग सॉन्ग, या मैरिटल स्टेटस तो नहीं होगा। वेडिंग सॉन्ग नहीं होगा, इसका आंसर होगा इपीथेल्मियम। इपीथेल्मियम इसका आंसर है, क्योंकि ऑनर ऑफ ब्राइड एंड ग्रूम, ब्राइड और ग्रूम यानी दूल्हा दुल्हन के स्वागत के लिए, उनके वेलकम के लिए जो सॉन्ग गाया जाता है, उसे हम बोलते हैं एपीथेल्मियम। तो इसका आंसर आपका हो जाता है ए। नेक्स्ट आपका है एन इन ऑफेंसिव एक्सप्रेशन दैट इज सब्सटीट्यूटेड फॉर वन दैट इज कंसिडर्ड ऑफेंसिव। ठीक है, तो इन ऑफेंसिव का मतलब हो गया जो किसी को परेशान ना करे, नाराज ना करे, वो आपका इन ऑफेंसिव वर्ड हो जाता है। और ऑफेंसिव क्या हो जाता है? लाइक आपका ये इंसल्टिंग। ठीक है, अनप्लीजेंट जो वर्ड होते हैं उसको हम बोलते हैं ऑफेंसिव। जैसे आपको मैसेजेस में देखा होगा ऑफेंसिव मैसेजेस होते हैं। ठीक है, तो इसका आपको बताना है, इसका मतलब क्या है? एन इन ऑफेंसिव एक्सप्रेशन दैट इज सब्सटीट्यूटेड फॉर वन दैट इज कंसिडर्ड ऑफेंसिव। तो इसका आंसर आपका हो जाता है यूफोमिज्म। यूफोमिज्म क्या होता है कि यूज इनडायरेक्ट वर्ड, मतलब किसी को डायरेक्टली ना बोल के हम उसको इनडायरेक्ट वे में बोलते हैं, या किसी की हार्श या गलत बात को बहुत प्यार से समझाना कि उसको गलत भी ना लगे। ठीक है, किसी पोलाइट वे में, काइंड वे में, एक होता है मृदु भाषी होना, तो वो आपका यहाँ पे वर्ड हो जाता है यूफेमिज्म। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाता है इसमें सी, कि जब हम इनऑफेंसिव यानी जब किसी को ऐसी लैंग्वेज यूज़ करें कि कोई हमसे परेशान, नाराज़ ना हो, किसी को बुरा ना लगे, मतलब डायरेक्टली ना बोल के इनडायरेक्ट वे में बोलना, वो आपका यहाँ पे एग्जाम्पल सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्रीएबल, प्लीजिंग और हारमोनियस साउंड। यानी कि आपको साउंड बतानी है जो कि प्लीजिंग हो, हारमोनियस हो, उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका है सी। वाई? होमोफोनी देखो क्या होता है, मल्टीपल मीनिंग होता है, म्यूजिक से रिलेटेड भी होता है। और कैकोफोनी का मतलब बेसिकली होता है हार्श। ठीक है, अनप्लीजेंट साउंड। तो इसका आंसर आपका बन जाता है यूफोनी। यूफोनी का मतलब क्या हो जाता है आपका प्लीजिंग और हारमोनियस साउंड। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में फीडबैक लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैशअप। बाय बाय।